विद्युत धारा और प्रतिरोध का नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्युत विभव क्या होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। जब कोई एकांक धनावेश है उसको हम अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। और इसको जो है कैपिटल V से डिनोट करते हैं। और विद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, या फिर इसे हम वोल्ट भी लिख सकते हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू W/Q। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभवांतर देख लीजिए कि धारावाही विद्युत परिपथ में, जब कोई धारावाही चालक तार है उस विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वह कार्य होता है जो एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। यानी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर हो गया। यानी कि डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q हो गया। डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि विभवांतर को जो है, विद्युत विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। और इसका मात्रक भी क्या होता है, जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम Q की वैल्यू 1 कूलाम ले लें, W की इज इक्वल टू 1 जूल हो गया, तो डेल्टा V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैल्यू का ये रखने पे इस इक्वेशन में डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विद्युत ऊर्जा क्या होता है। तो देखिए कि जब किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने के कारण जो भी ऊर्जा व्यय होती है वही क्या कहलाती है, वो हमारी विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा के स्रोत जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, यांत्रिक ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है, ये सब क्या है, विद्युत ऊर्जा के स्रोत है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य। ठीक है, इसमें क्या होता है, सोलर सेल हो गया या फिर सोलर बैटरी के माध्यम से जो है सौर ऊर्जा को हम किस में परिवर्तित करते हैं, विद्युत ऊर्जा में। पवन ऊर्जा में क्या होता है, पवन ऊर्जा में भी क्या होता है कि जब वायु चलती है तो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है और पवन चक्की के ब्लेडों से टकराती है। ठीक है, और जैसे ही पवन चक्की की ब्लेडों में गति प्रारंभ होती है तो वही गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में। सेम उसी तरह जो है जल ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा में भी क्या होता है कि इसमें भी गतिज ऊर्जा, बांध बना करके जल को रोका जाता है, फिर जल को एक किनारे से गिराया जाता है टरबाइनों के द्वारा, और वो ही गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है, वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है। ठीक है, तो देखिए विद्युत धारा के प्रवाह को, सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह को बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ किसे कहा जाता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसका मार्ग हो, यानी कि वही क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ हो गया। जैसे हमारा विद्युत उपकरण हो गया, ठीक है, या फिर स्विच तार हो गया। ठीक है, जैसे हम ये फिगर देख लेते हैं, जैसे ये मान लीजिए बल्ब लगा है, ये बैटरी हुई है, प्लस और माइनस है, इसको जो है सिर्फ बैटरी को जो है इस सेल से इस बैटरी को बल्ब से जोड़ दिया गया है। यानी ये क्या है, ये विद्युत परिपथ को प्रदर्शित करता है। यानी इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो लाइट ही क्या होगी, हमारी जलेगी। अब आता है विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है कि ऐसा आरेख जो उसमें लगे उपकरणों को व धारा स्रोत के विभिन्न संबंध को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे हमें बल्ब बनाना हो या फिर सेल, हम जब परिपथ बनाएंगे तो उसमें बल्ब लगेगा, सिंबल लगे, स्विच लगता है, प्रतिरोधक लगता है, तो उसके लिए अलग अलग सिंबल यूज़ होते हैं। सिंबल देख लीजिए कौन कौन से, जैसे विद्युत सेल हो गया तो उसमें एक ही प्लस और माइनस होते हैं। ठीक है, अगर वही सेल हमारा बैटरी में हो, कई तरह की बैटरियाँ होती हैं, अगर सेल को हम बैटरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें कई सारे सेल मिल करके ही क्या करते हैं, बैटरी का निर्माण करते हैं। अगर हमें विद्युत बल्ब बनाना हो परिपथ के लिए तो ऐसे बनाएंगे। ये प्रतिरोध हो गया, ये प्लग कुंजी खुली स्विच हो गई, और अगर इसी में एक बंद हो जाता है, यानी कि ये देखिए ये स्विच हमारा क्या है, ऑफ है, और इसी में एक बिंदी लग गई तो ये हमारा स्विच क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। ये हमारा विद्युत प्रतिरोध हो गया, यानी धारा नियंत्रित हो गया। ये अमीटर यूज़ होते हैं। ये तार क्रॉसिंग का मतलब क्या है, दो वायर गए हैं, दोनों वायर आपस में सटने नहीं चाहिए, यानी एक वायर ऐसे गया है, कैसे गया है। ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं कि ओम का नियम क्या होता है। तो देखिए जब किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी कि I
उसी तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जबकि हमारे ताप का ताप क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, यानी कि भी अनुक्रमानुपाती आई। यहाँ पे जब अनुक्रमानुपाती हटा के इज इक्वल टू हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं, तो यानी भी इज इक्वल टू आर इंटू आई। यहाँ पे आर हमारा एक नियतांक है यानी कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ से हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू वी अपान आई। अब देखते हैं कि आर को जो है चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसका मान, आर को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं जिसका मान चालक के पदार्थ, ताप, क्षेत्रफल आदि पर क्या करता है, निर्भर करता है। अब ओम के नियम का सत्यापन देख लेते हैं कि जो ओम का नियम होता है वो केवल धात्विक चालक या फिर मिश्र धातु के चालकों पे ही लागू होता है। ठीक है, हमने एक परिपथ लिया है, इस परिपथ में हमने विभवांतर लगाया है, अमीटर यूज़ किया है, प्रतिरोध तार यूज़ किया है, कुंजी है, बैटरी और धारा नियंत्रक है। तो इसमें क्या करना रहता है, इसको पहले हम सत्यापित करने के लिए, ठीक है, इसमें करते क्या हैं कि इस सबको जो है यानी कि इसको सत्यापित कर लें। इसमें बैटरी हो गया, एमीटर हो गया, फिर धारा नियंत्रक हो गया और प्रतिरोधक तार हो गया। ठीक है, इनको सबको जो है हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, और प्रतिरोधक तार के बीच में जो है हमने एक वोल्ट मीटर यूज़ किया है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि परिपथ में जब कुंजी लगाते हैं तो इसमें धारा क्या होती लगती है, प्रवाहित होने लगती है। धारा जब प्रवाहित होगी तो धारा का मान क्या होगा, अमीटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अमीटर से धारा का मान अमीटर से तथा प्रतिरोध के सिरों का मान हम विद्युत विभवांतर से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि कितना है। फिर उन्हीं दोनों की वैल्यू, ठीक है, यानी कि उन दोनों की वैल्यू नोट कर लेंगे। ठीक, और जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाते जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो वोल्ट मीटर का मान है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और उससे जब हम ग्राफ पे डिफाइन करेंगे तो वो वैल्यू एक सीधी रेखा में आएगी। ठीक है, वो वैल्यू हमारी किस में आएगी, वो वैल्यू हमारी सीधी रेखा में आएगी। अर्थात ये भी हम कह सकते हैं तो भी यानी कि भी और आई का मान, ठीक है, वोल्ट मीटर होगा और धारा का मान हर बार क्या होगा, अगर समान आएगा और वो सीधी रेखा में जाएगी तो यहीं पे ओम का नियम क्या हो जाएगा, सत्यापित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध को यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो देखिए, चालक का वह गुण, किसी भी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करती है, विरोध करती है, वही चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाती है। यानी कि R इज इक्वल टू भी अपान आई। भी हमारा क्या है यहाँ पे, इसमें भी हमारा भी की जो वैल्यू होती है यानी कि भी जो होता है ये हमारा विभवांतर हो गया, और आई जो होती है, आई हमारा क्या है, ये उस परिपथ में प्रवाहित धारा हो गई। आर हमारा क्या हो गया, विद्युत प्रतिरोध हो गया। और इसका मात्रक होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर ओम। ठीक, अगर हम मानते हैं कि आई बराबर 1 एम्पियर, ठीक है, और भी बराबर 1 वोल्ट, तो आर इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर 1 ओम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो देखिए, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले निम्न कारक होते हैं। सबसे पहले दिया है कि लंबाई। ठीक है, लंबाई क्या होता है, इसमें क्या होता है कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो चालक के लंबाई की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वह उस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि आर व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/a होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि जो पदार्थ की प्रकृति होती है, प्रकृति का मतलब होता है कि यदि हम दो तार लेते हैं जिनकी लंबाई समान हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी समान हो, लेकिन उनके तार का जो पदार्थ होता है वो भिन्न भिन्न होता है, तो इसमें क्या होगा कि उस समय उनका प्रतिरोध भी क्या होगा, दोनों तार का अलग अलग होगा। ताप देखते हैं, ताप होता है कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि अगर ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध यहीं से लिखा गया है, आर अनुक्रमानुपाती यल, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/e। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन हो गया,
दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लिखेंगे तो आर व्युत्क्रमानुपाती यल अपान ए हो गया। ठीक, अब जब ये व्युत्क्रमानुपाती हटाते हैं तो हमको ये कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं, तो हम यहाँ पे एक वैल्यू लिख रहे हैं रो। ठीक है, यानी कि आर व्युत्क्रमानुपाती रो यल अपान ए। यहाँ पे आर हमारा प्रतिरोध है, रो जो है एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है, यानी कि ये हमारे एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, यल अपान ए। और विद्युत प्रतिरोध यानी कि ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे रो हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ओम विशिष्ट प्रतिरोध है, आर हमारा विद्युत प्रतिरोध है, तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या होता है, ओम प्रति मीटर होता है। अगर मान लेते हैं कि ए बराबर यानी क्षेत्रफल इसका 1 वर्ग मीटर दिया हुआ है, लंबाई हमारी 1 मीटर दी हुई है, तो रो बराबर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू लिखेंगे तो रो बराबर हमारी वैल्यू कितनी आएगी, आर आएगी, यानी आर इज इक्वल टू रो लिख सकते हैं या फिर रो इज इक्वल टू आर लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रतिरोध का समायोजन के लिए इसको श्रेणी क्रम में पहले देख लेते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि यहाँ पे जो प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा गया है, जैसे एक यहाँ पे है तो पहले वाले का दूसरा सिरा और दूसरे वाले का पहला सिरा एक साथ जोड़ा जाता है, तो वो श्रेणी क्रम में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 प्रतिरोध यूज़ किए गए हैं, R1, R2 और R3। ठीक है, इनके बीच का विभवांतर क्या होगा, V1 होगा, V2 होगा और V3 होगा। इनको एक बैटरी से जोड़ा गया है और ये हमारी कुंजी हो गई। अब क्या होता है कि जब इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, जब विद्युत धारा I प्रभावित होती है तो ओम के नियम से V बराबर होता है I इंटू R। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, ओम के नियम से ही हम अलग अलग प्रतिरोध का निकाल लेंगे। तो अलग अलग क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा IR1, V2 बराबर हो जाएगा IR2 और V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन होगा। अब क्या करते हैं कि बैटरी का जो टोटल विभवांतर निकालते हैं, यानी कि टोटल V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इस इक्वेशन में समीकरण 1, 2, 3, 4 का मान रखने पे, ठीक है, तब देखते हैं कि क्या होता है। जब यहाँ पे मान रखते हैं तो V के जगह पे I इंटू आर, V1 बराबर I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा I कॉमन है, I किनारे लिख लेंगे। ठीक है, बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और दोनों I आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और हमारा बचेगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध का तुल्य होता है, तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो इनके योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये हो गया श्रेणी क्रम। अब देखते हैं कि समांतर क्रम में सेम वही चीज़ है, बस इसमें क्या है, इसमें जो प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब इसको बैटरी के द्वारा कुंजी लगाई गई है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ पे धारा 3 दिशा में 3 तरह से विभक्त हो जा रहा है, I1, I2 और I3। ठीक है, ये हमारा R1 हो गया प्रतिरोध, R2 हो गया, R3 हो गया। सेम वही काम इसमें भी है, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी ओम के नियम से ही देखेंगे। ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से होता है V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है। ठीक है, जब यहाँ पे भी तीनों प्रतिरोध का निकालेंगे, यहाँ पे देख लीजिए धारा जब 3 भागों में विभक्त हो रही है, यहाँ धारा एक धारा है 3 भाग में विभक्त हो रही है, यानी कि ए सिंगल टोटल I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ये ओम के नियम से V इज इक्वल टू I इंटू आर लिख सकते हैं या फिर I इज इक्वल टू V अपन आर, दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस फिगर से जब वो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो I1 इज इक्वल टू V अपान R1, I2 इज इक्वल टू V अपान R2, I3 इज इक्वल टू V अपान RT। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो है 2, 3, 4, 5 का मान रखेंगे। ठीक है, अब समीकरण में मान रखने पे देखिए क्या होता है, I की जगह पे क्या आ जाएगा, V अपान R, I1 की जगह पे V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। तीनों में हमारा V क्या है, V हमारा कॉमन है, बचेगा V अपान R इज इक्वल टू V, कोष्टक में क्या बचेगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये भी और ये भी यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, दोनों भी आपस में कट जाएंगे और बचेगा हमारा 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ठीक है, ये हो गया हमारा समांतर क्रम में।
ठीक है।